गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सोडियम के बारे में पढ़ेंगे। क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु तत्व जो है सोडियम इसको संकेत सोडियम का आप सब परिचित होंगे Na। इसका परमाणु क्रमांक सोडियम का 11। परमाणु द्रव्यमान सोडियम का 23। परमाणु द्रव्यमान सोडियम का 23। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से 2 8 1 8 2 10 और 1 11। और इसको हम इस तरह से भी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s1 2 2 4 6 4 10 और 1 11। तो सोडियम आज हम पढ़ रहे हैं और उसका परमाणु क्रमांक आपने देखा 11, संकेत Na, परमाणु द्रव्यमान 23, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफवाउ नियम से 2 2 4 6 4 10 और 1 11। अब बारी आती है इस सोडियम के प्राप्ति की। सोडियम कहाँ मिलता है, कहाँ प्राप्त होता है? तो सोडियम अत्यंत क्रियाशील है। सोडियम अत्यंत क्रियाशील है। तो अत्यंत क्रियाशील है तो प्रकृति में जो है यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो संयुक्त अवस्था में कई तरह से देखने मिलता है, जैसे हेलाइड के रूप में मिलेगा। तो सोडियम क्लोराइड आप परिचित होंगे। तो सोडियम क्लोराइड के रूप में और NaCl तो सोडियम इस रूप में पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट के रूप में भी मिलता है और नाइट्रेट के रूप में आप सब जानते हैं चिली साल्ट और पीटर और NaNO3। तो चिली साल्ट पीटर NaNO3 सोडियम नाइट्रेट के रूप में भी सोडियम संयुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है और कार्बोनेट के रूप में इसको सज्जी मिट्टी के रूप में पाते हैं। और ये उस समय इसका सूत्र रहता है Na2CO3 NaHCO3 और H2O। तो इस तरह से सोडियम जो है आप यहाँ भी देख रहे हो कार्बोनेट के रूप में प्राप्त होता है। सोडियम बोरेक्स के रूप में भी प्राप्त होता है और बोरेक्स Na2B4O7 Na2B4O7 और इसमें 10 अणु जो हैं पानी के रहेंगे। तो यहाँ भी सोडियम प्राप्त होता है। तो अभी सोडियम आज हम पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले परमाणु क्रमांक, उसका संकेत, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
ये सब पढ़ने के बाद हमने देखा कि अत्यंत क्रियाशील है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, संयुक्त अवस्था में हेलाइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में और बोरेक्स के रूप में सोडियम प्राप्त होता है। तो ये हुआ सोडियम का परिचय एवं सोडियम की प्राप्ति, प्रकृति में किन रूपों में सोडियम विद्यमान है संयुक्त अवस्था में, तो इसको हमने अभी अभी अध्ययन किया। और अब हम आ जाते हैं तो सोडियम में अभी हमने परिचय सोडियम का पढ़ा, सोडियम की प्राप्ति पढ़ा। हम लोगों ने देखा कि सोडियम मुक्त अवस्था में नहीं होता, संयुक्त अवस्था में हेलाइट के रूप में, कार्बोनेट के रूप में, बोरेक्स के रूप में, चिली साल्ट पीटर के रूप में ये पाया जाता है। अब सोडियम के निष्कर्षण, सोडियम को हम कैसे प्राप्त करेंगे, सोडियम का हम निष्कर्षण कैसे करेंगे, तो निष्कर्षण की दो विधियां हैं। सोडियम के निष्कर्षण की दो विधियां प्रचलित हैं। एक विधि को डाउन्स विधि कहेंगे। तो सोडियम के निष्कर्षण की पहली विधि कौन सी है? डाउन्स विधि। दूसरी विधि सोडियम के निष्कर्षण की कास्टनर विधि। तो कास्टनर विधि, तो सोडियम की निष्कर्षण की दो विधियों को हम पढ़ेंगे, एक है डाउन्स विधि और दूसरी है कास्टनर विधि। अब हम आ जाते हैं डाउन्स विधि। इसका अध्ययन हम पहले करेंगे कि डाउन्स विधि किस तरह से रहेगी। तो आधुनिक विधि है डाउन्स विधि। एक क्या है? आधुनिक विधि है और इसमें NaCl को हम लेंगे और उसका विद्युत अपघटन करेंगे। NaCl का हम क्या करेंगे? विद्युत अपघटन। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हो, हम डाउन्स विधि के जो उपकरण हैं उनका चित्र बना रहे हैं और इस तरह से ये जो है ग्रेफाइट का एनोड है। ये जो आपको दिख रहा है वो क्या है? डाउन्स विधि में ग्रेफाइट का एनोड। अब इस एनोड के चारों ओर जो है आवरण पाया जाता है। आवरण जो है इस तरह से आगे रहेगा। तो ये डाउन्स विधि का आवरण है और इसमें यहाँ से जो है निकासी होगी। एनोड पर मुक्त जो पदार्थ हैं यहाँ से बाहर चले जाएंगे। अब इसमें जो है इस्पात का कैथोड आपको देखने मिलेगा। तो इस तरह से दोनों ओर इस्पात के कैथोड लगे होंगे। तो ये हुआ और इधर भी इसी आकार का इस्पात का कैथोड आपको देखने मिलेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं और ये है इस्पात का कैथोड। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ये है इस्पात का कैथोड। अब यहाँ पर NaCl को पिघली हुई अवस्था में आपको लेना है। तो जैसा कि संयंत्र दिख रहा है, यहाँ आप ये प्रदर्शित करेंगे कि आपको NaCl लेना है। NaCl पिघली हुई अवस्था में लेना है। तो इस तरह से संयंत्र डाउन्स विधि का आप प्रदर्शित करेंगे। तो NaCl और यहाँ भी जैसा कि आप प्राप्त करोगे NaCl पिघली हुई अवस्था में यहाँ पर रहता है।
तो यहाँ से अब जब भी NaCl का विद्युत अपघटन होगा तो क्लोरीन गैस जो है एनोड पर प्राप्त होगी। अब सोडियम जो हमारा पदार्थ है जिसका हम निष्कर्षण कर रहे हैं, तो सोडियम यहाँ पर प्राप्त होता है। तो इस तरह से इसको सोडियम को यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो आप देख रहे हो कि कैथोड के भाग में कौन प्राप्त होगा? सोडियम प्राप्त होता है। और ग्रेफाइट के एनोड पर कौन प्राप्त होगा? क्लोरीन। और ये कौन सी विधि है? विद्युत अपघटन विधि। अब इसमें आपने जैसा पढ़ा, इसका ये तो चित्र हुआ। अब इस विधि का रासायनिक समीकरण यदि हम पढ़ते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड जो है इसका अपघटन होगा Na और Cl में। अब Na जो धन आयन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Na हो जाएगा और ये अभिक्रिया जो है हमारी कैथोड में होगी। और Cl जो जिसके पास इलेक्ट्रॉन अभी आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन मुक्त करके इस तरह से Cl के अवस्था में रहेगा। यदि इन सभी को हम 2 लेंगे तो ये 2 बनेगा, ये भी 2, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ रहेगा। तो ये हमारा 2 Cl या Cl2 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कैथोड क्रिया हुई। और ये जो है डाउन्स विधि में कौन सी अभिक्रिया है? एनोड अभिक्रिया। तो अभी हमने अध्ययन किया सोडियम के निष्कर्षण या प्राप्ति की कौन सी विधि? डाउन्स विधि। तो डाउन्स विधि का ये चित्र है। इसमें से ग्रेफाइट का एनोड है और इस्पात के कैथोड है, और सोडियम जो है कैथोड पर प्राप्त होगा और क्लोरीन जो है एनोड पर प्राप्त होगी। पिघली हुई अवस्था में NaCl का विद्युत अपघटन यहाँ होगा और इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया कैथोड और एनोड पर संपन्न होगी। ठीक है, तो ये हुआ पहली विधि सोडियम के निष्कर्षण की। और इस विधि को हम किस नाम से जानते हैं? डाउन्स विधि। अब जैसा कि पूर्व में आपको बताया गया कि सोडियम के निष्कर्षण की कुल 2 विधियों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहली विधि पढ़ी गई डाउन्स विधि। अब दूसरी विधि हम जिसको पढ़ेंगे वो है कास्टनर विधि। तो सोडियम के निष्कर्षण की अब कौन सी विधि को पढ़ा जा रहा है? कास्टनर विधि। अब कास्टनर विधि में आयरन का कैथोड आपको देखने मिलेगा। तो इस तरह से रहेगा। और कास्टनर विधि में जो है आयरन का कैथोड आपको देखने मिलेगा। तो जैसा कि अभी आप बनाते रहे हैं, तो ये हो गया आयरन का कैथोड। अब इसमें निकल और ऑक्सीजन के हम एनोड को बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों ओर जो है निकल और ऑक्सीजन युक्त एनोड जो है आपको देखने को मिलेंगे इस विधि में। अब ये पूरी प्रक्रिया में इस तरह से संयंत्र की बनावट रहेगी और यहाँ से हमको हाइड्रोजन जो है मुक्त रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ आप हाइड्रोजन को दर्शा देंगे इस तरह से। और दूसरी जो व्यवस्था है जिसमें निकल और ऑक्सीजन के एनोड लगे हैं, तो यहाँ से भी हमको एनोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ जो है प्राप्त होंगे। तो संयंत्र अब हमारा इस तरह से दिखाई पड़ेगा कास्टनर विधि का। तो ये हुआ कास्टनर विधि का संयंत्र।
अब इसमें कुछ पदार्थ हम लेंगे, जैसे विद्युत अपघटन इस कास्टनर विधि में जिसका किया जा रहा है वो गलित NaOH, गलित NaOH। तो NaOH कास्टिक सोडा गलित अवस्था में यहाँ पर कास्टनर विधि में हम प्रयुक्त करेंगे और सोडियम हमको यहाँ पर प्राप्त होगा। और जैसा कि पूर्व में भी आपको बताया गया था, तो कैथोड जो है, कैथोड के ऊपर जो है, कैथोड के समीप जो है सोडियम प्राप्त होगा और दूसरा धनायन जो है, दूसरा कैटायन हाइड्रोजन भी सोडियम के कैथोड के समीप ही प्राप्त होगा। अब इसमें हाइड्रोजन गैस जो यहाँ पर मुक्त हो रही है इस तरह से दर्शाई जाएगी। तो ये दूसरी विधि हुई। पहली विधि हमने अध्ययन किया था वो डाउन्स विधि थी। दूसरी विधि जो अभी अभी पढ़ी जा रही है सोडियम के निष्कर्षण की, उस विधि का नाम क्या है? कास्टनर विधि। कास्टनर विधि में हमने देखा कि कैथोड जो है इस तरह से प्रयुक्त होगा बीचों बीच और इसी कैथोड के ऊपर जो है सोडियम की प्राप्ति होगी और ये जो है निकल व ऑक्सीजन, निकल और ऑक्सीजन के बने हुए देखिए निकल और ऑक्सीजन के बने हुए एनोड जो है प्राप्त होंगे। अब इसका कास्टनर विधि, जैसा कि हमने डाउन्स विधि का समीकरण पढ़ा था, तो डाउन्स विधि के समीकरण के साथ अब हम कास्टनर विधि का रासायनिक समीकरण अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें NaOH का विघटन होगा, Na बनेगा और दूसरा कौन बनेगा? OH बनता है। दोनों पदार्थ टूटेंगे NaOH इस तरह से। अब हम इस तरह से इसको लिखेंगे, 4 Na और 4 OH बनेगा। Na प्लस आयन है और OH क्या है? माइनस आयन। अब 4 Na को यदि हम कैथोड के ऊपर देखेंगे तो कैथोड पर आप देख रहे हो कि 4 Na धनायन 4 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और 4 Na सोडियम परमाणु में परिवर्तित हो जाएंगे। तो एक कैथोड पर अभिक्रिया होगी। कहाँ पर अभिक्रिया होगी? कैथोड पर। अब इसको यदि हम एनोड अभिक्रिया को जानना चाहें, एनोड पर E आएगा 4OH माइनस। एनोड पर कौन आएगा? 4OH माइनस। अब इनकी सहायता से जल के 2 अणु बनेंगे और ऑक्सीजन जो है मुक्त होगी। कौन मुक्त होगी? ऑक्सीजन। अब यदि उस H2O की हम बात करें तो ये भी टूट जाएगा और आगे तो H2O टूटेगा तो H और OH माइनस में परिवर्तित हो जाएगा। अब हाइड्रोजन भी कैथोड में हमको जरूर प्राप्त होगा। तो कैथोड की अभिक्रिया में आप इतना और लिखोगे कि हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और H2 रूप में हाइड्रोजन, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ मुक्त हो रही ना, तो वो इस तरह से कैथोड अभिक्रिया में एक कैथोड है तो इसी कैथोड पर कौन मुक्त हो रहा है? हाइड्रोजन मुक्त हो रही है। तो ये रासायनिक समीकरण हुआ कौन सी विधि का? कास्टनर विधि का। तो कास्टनर विधि में जो है यहाँ पर एनोड है, एनोड पर जो है कुछ प्रमुख पदार्थ जो है ऑक्सीजन, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो ये मुक्त होती है ये।
और इस विधि को हम किस नाम से जानते हैं? कास्टनर विधि। तो सोडियम के निष्कर्षण की कुल कितनी विधियां हमने अध्ययन किया? 2। पहली विधि जो पूर्व में पढ़ी गई वो कौन सी थी? डाउन्स विधि। अभी अभी जिस विधि को हमने अध्ययन किया वो कौन सी है? कास्टनर विधि। कास्टनर विधि में इस तरह से जो है कैथोड प्रयुक्त होता है और कौन सा विलयन लिया जाता है? NaOH का गलित विलयन लेते हैं और सोडियम जो है हमको इस तरह से प्राप्त होता है। सोडियम जैसा कि आप देख रहे हो ना, आयरन का जो कैथोड है, कैथोड किस पदार्थ का बना होगा? आयरन। तो आयरन के कैथोड पर सोडियम हमको प्राप्त होता है। सोडियम इस आयरन के कैथोड पर प्राप्त होता है। ठीक है। और ये एनोड है। एनोड किस पदार्थ के बने होते हैं? दोनों ओर स्थित हैं। और एनोड किस पदार्थ से बने हैं? निकल और ऑक्सीजन ना। तो निकल और ऑक्सीजन जो है इनसे जो प्रयुक्त एनोड है उसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये हो गया कास्टनर विधि। कास्टनर विधि का वर्णन और चित्र आपने देखा और ये है कास्टनर विधि का रासायनिक समीकरण। तो जिसमें गलित NaOH को हम विघटित करते हैं और इस तरह से जो है ये सोडियम परमाणु कैथोड पर प्राप्त होता है और हाइड्रोक्सिल परमाणु जल और ऑक्सीजन में विघटित होता है और इस तरह से जो है जल का विघटन होगा और आगे चलकर कैथोड पर जो है हाइड्रोजन भी मुक्त होता है, ये जो दिखाई पड़ रहा है। तो ये हुआ सोडियम के निष्कर्षण की 2 विधियां। पहली विधि का नाम डाउन्स विधि और दूसरी विधि का नाम है कास्टनर विधि। तो इन 2 विधियों में मुख्य रूप से हमको जानना है कि उसका संयंत्र का चित्र किस तरह से रहेगा। नामांकित चित्र हमको बनाना है दोनों ही विधियों में। उसका वर्णन हम किस तरह से जो एनोड है कैथोड है उसको हमको बताना है। विद्युत अपघट्ट के रूप में कौन से गलित पदार्थ को लेना है इसकी जानकारी। और अंत में महत्वपूर्ण भाग होता है निष्कर्षण का, वो है रासायनिक समीकरण। तो सोडियम के प्राप्ति बनाने की विधि। अब हम आ जाते हैं गुण सोडियम के। अब हम निष्कर्षण के बाद क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोडियम के गुण। और गुण में 2 तरह के गुण हम पढ़ेंगे और ये पहला गुण हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक गुण, सोडियम के भौतिक गुण। तो सोडियम के भौतिक गुण एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो पहला भौतिक गुण ये है, सभी क्षार धातुओं की तरह ये भी मुलायम है, चांदी के समान सफ़ेद है। तो चांदी के समान सफ़ेद धातु होता है। ठीक है, कौन? सोडियम। अब सोडियम भी अन्य धातुओं की तरह आघात वर्धनीय होता है, आघात वर्धनीय। तो जैसा कि आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़े थे कि सोडियम भी धातुओं का एक गुण है आघात वर्धनीयता। तो सोडियम भी जो है आघात वर्धनीय होता है, तन्य होता है, तन्यता पाई जाती है सोडियम में भी। सोडियम में एक और बात देखने को मिलती है कि ये द्रव अमोनिया से भी जो है नीले रंग में ये परिवर्तित हो जाता है। तो ये सोडियम को कहा जाए कि द्रव अमोनिया और में नीले रंग में परिवर्तित करता है। तो ये सब किसके गुण हुए? सोडियम। और सोडियम अत्यंत क्रियाशील धातु है, आप सब जानते हो। और इसको कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में।
तो ये सब भौतिक गुण है सोडियम के। अब बारी है सोडियम के रासायनिक गुण। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोडियम के रासायनिक गुण। तात्पर्य कि सोडियम अलग अलग रासायनिक पदार्थ से क्रिया करेगा और उन सबको हम एक एक करके जानेंगे। तो सोडियम के गुण में अभी पूर्व में हमने भौतिक गुणों को पढ़ा और अब हम कौन से गुण को पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों में एक एक करके हम विभिन्न पदार्थों से अभिक्रिया को पढ़ेंगे। और पहली अभिक्रिया सोडियम के लिए वायु से क्रिया। किससे अभिक्रिया को पढ़ रहे हैं? वायु से अभिक्रिया। तो वायु से अभिक्रिया द्वारा जो है ऑक्साइड बनते हैं, ऑक्साइड बनते हैं। अब आप लिखोगे जैसे सोडियम है, वायु में ऑक्सीजन, वायु की ऑक्सीजन ये क्रिया करेगी और सोडियम ऑक्साइड जैसा आपने लिखा है कि ऑक्साइड बनते हैं, तो इस तरह से यहाँ मिलेगा। अब आपको परमाणु की संख्या को बराबर करना है, तो इस तरह से परमाणु की संख्या समीकरण के दाहिनी ओर और बाईं ओर समान होना चाहिए। जैसे यहाँ पर सोडियम परमाणु कितने हैं? दाहिनी ओर 4, इधर भी कितने हैं? 4। इधर ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? 2, इधर भी कितने ऑक्सीजन परमाणु हैं? 2 यहाँ रखा गया है। तो इस तरह से 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। अब और अधिक हम यदि कहें कि ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड ये और अधिक जल से क्रिया कर लेगा और क्षार बनाता है। क्षार मतलब यानी OH, इस तरह से बनाएगा। और जैसा कि सोडियम 2 दिख रहा है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा? 2। तो अभी आप देख रहे हैं कि वायु से क्रिया करते हैं तो ऑक्साइड बनाते हैं और वो ऑक्साइड जल से क्रिया करके जो है हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। अब यदि यही हाइड्रोक्साइड को हम और ले लें और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराएं, तो यानी 2CO3 सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाएंगे और साथ में जल अणु भी बनते हैं। इस तरह से जल अणु की भी प्राप्ति होती है। तो पहला रासायनिक गुण पढ़ा जा रहा है वो है वायु से क्रिया। तो वायु से जब भी सोडियम क्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनेंगे और ऑक्साइड जल से हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। तो इस तरह से ये है पहला रासायनिक गुण। सोडियम के रासायनिक गुणों का अध्ययन हम कर रहे हैं और वायु से क्रिया इसका अध्ययन किया जा रहा है। तो सोडियम किस तरह से वायु से अभिक्रिया करता है आपने देखा और सोडियम की वायु से क्रिया द्वारा ऑक्साइड बनते हैं, ये हम लोगों ने अध्ययन किया। अब पानी से भी क्रिया, पानी से क्रिया। अब हाइड्रोजन गैस जो है प्राप्त होती है। अब सोडियम लिखना है आपको और पानी जिसका सूत्र H2O है ये लिखा गया और NaOH बनेगा और हाइड्रोजन जो है प्राप्त होगी। तो सोडियम जो है इस तरह से अभिक्रिया करता है पानी के साथ और अब आपको संतुलित करना है, यहाँ सोडियम इस तरह से रखना है।
इधर के परमाणु को एक बार देख लेंगे, 2 सोडियम, इधर भी 2 और ऑक्सीजन इधर 1 है, इस तरह से। और हाइड्रोजन भी अभी यहाँ 2 2 4 हो गए, तो ऐसा रख देंगे। तो हाइड्रोजन 4, इधर भी 2 और 2 4, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी 2। तो इस तरह से और कौन प्राप्त हो रहा है? हाइड्रोजन प्राप्त हो रही। तो ये सोडियम की किससे अभिक्रिया हुई? पानी से अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं। सोडियम की कुछ अधातुओं से भी अभिक्रिया होती है। तो तीसरा रासायनिक गुण अधातु। अधातु से सोडियम किस तरह से अभिक्रिया करता है, तो उसको हम पढ़ेंगे। तो सोडियम जब जब अधातु से क्रिया करेगा तो लवण प्राप्त होते हैं। लवण प्राप्त होते हैं। सोडियम अधातु से क्रिया करता है तो लवण प्राप्त होते हैं। अब विभिन्न अधातु को हम ले लेंगे, जैसे सल्फर को ले लेते हैं। तो सोडियम है और सल्फर अधातु, इससे क्रिया होगी, Na2S बनेगा, यह लवण प्राप्त होगा। हम संतुलित करेंगे तो यहाँ पर 2 सोडियम है और इस तरह सल्फर परमाणु से अभिक्रिया होगी और Na2S प्राप्त होता है। अब इसी तरह से क्लोरीन एक अधातु है, इससे भी सोडियम अभिक्रिया करेगा और इस तरह से आप सब परिचित हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड जो लवण है वो प्राप्त होता है। तो तीसरा रासायनिक गुण सोडियम का वो है अधातु से अभिक्रिया, और अधातु से अभिक्रिया से लवण प्राप्त होते हैं। सल्फर अधातु से इस तरह अभिक्रिया होगी सोडियम की, और क्लोरीन अधातु से इस तरह से अभिक्रिया सोडियम करता है। अब अधातु से अभिक्रिया के बाद हम पढ़ेंगे अम्ल से अभिक्रिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल, इनसे अभिक्रिया। तो चौथा है रासायनिक गुणों में अम्ल से अभिक्रिया। तो अम्ल से अभिक्रिया की जब बात होगी तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनसे जो है अभिक्रिया करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सोडियम जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कैसे क्रिया करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हो, NaCl बनेगा और इस तरह से हाइड्रोजन मुक्त होती है। NaCl के साथ कौन मुक्त होता है? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इस तरह से इसको 2 और इसको 2 ऐसे रखना होगा। तो अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सोडियम किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया करता है, रासायनिक गुण व्यक्त करता है। सल्फ्यूरिक अम्ल से भी इसी तरह से लगभग अभिक्रिया होगी। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सोडियम धातु, इसके रासायनिक गुण हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है, Na2SO4 बनेगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन मुक्त होगी। इसको हमको इस तरह से 2 बार लेना होगा। तो ये है अम्ल, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसकी जो है सोडियम धातु से अभिक्रिया। तो रासायनिक गुण में चौथा रासायनिक गुण अभी आपको बताया गया, और चौथा रासायनिक गुण आपने पढ़ा कि अम्लों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इससे किस तरह से अभिक्रिया करता है। अब है अमोनिया से अभिक्रिया। अमोनिया आप परिचित हैं, और इससे किस तरह से अभिक्रिया करता है सोडियम। तो सोडामाइड इसमें बनेगा, सोडामाइड बनते हैं। अब इसमें अमोनिया लिख देंगे, सोडियम ये है, अमोनिया से क्रिया करेगा NH3 से, तो NaNH2
सोडामाइड जो है प्राप्त होगा और हाइड्रोजन भी इसमें मुक्त होती है और इसके अनुरूप इसको 2 बार लेना होगा और इस तरह से। तो आपने देखा कि जब अमोनिया से अभिक्रिया होती है सोडियम की तो कौन प्राप्त होता है? सोडामाइड प्राप्त होता है। अमोनिया से क्रिया के द्वारा कौन प्राप्त होता है? सोडामाइड प्राप्त होता है। अब एक और रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे सोडियम का, वो है अपचायक गुण। अपचायक गुण जो है सोडियम का, इसको हम अध्ययन करेंगे। तो सोडियम जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी अपचयन करता है, एल्यूमिनियम। तो यहाँ पर आप लिखोगे SiO2 तथा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इसका अपचयन करता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का अपचयन करता है। अब आप बताओगे किस तरह से, तो सोडियम लिख दोगे और इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड को आप प्रयुक्त करोगे तो इसका अपचयन हो जाता है। सोडियम ऑक्साइड आपको बनेगा और सिलिकॉन में अपचयन हो जाएगा इसका। अब इस तरह से इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सोडियम परमाणु को देखकर, अब इसी तरह से सोडियम के साथ यदि हम एल्यूमिनियम क्लोराइड को लेंगे, जैसा कि आपने पूर्व में भी कहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी ये अपचयन करता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कि NaCl बनेगा इस तरह से। 3 बार है तो इसको हम 3 लिखेंगे और इस तरह से एल्यूमिनियम में इस बार अपचयन हो जाता है। तो ये है अपचायक गुण। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का अपचयन सोडियम धातु करता है। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड का अपचयन भी सोडियम धातु करता है। अब 6वां गुण, रासायनिक गुण अभी आपने पढ़ा और वो है क्षार धातु सोडियम जो है उसका अपचायक गुण। अब हम इसके बाद और आ जाते हैं और रासायनिक गुण को पढ़ेंगे, जानेंगे, और उसमें है पारे के साथ अभिक्रिया। तो पारे के साथ अभिक्रिया जो है अमलगम प्राप्त होते हैं। पारे के साथ अभिक्रिया द्वारा सोडियम अमलगम प्राप्त होते हैं। तो सोडियम अमलगम बनते हैं। अब आप लिखोगे कि जैसे सोडियम ए हो गया, पारा मतलब मरकरी Hg, ऐसा लिखोगे तो NaHg बनता है। सोडियम अमलगम NaHg प्राप्त होता है। तो अभी सोडियम के बनाने की विधियों के बाद हमने भौतिक गुणों को पढ़ा और बाद में किसको पढ़ा? रासायनिक गुणों को, विभिन्न पदार्थों के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। अब सोडियम के भौतिक गुण, रासायनिक गुण के बाद अंत में हम सोडियम के उपयोग पढ़ेंगे कि इसका कहाँ कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसका सबसे अधिक उपयोग सोडियम वाष्प लैंप, जैसा कि आप परिचित हैं, तो सोडियम वाष्प लैंप ये बनाने में हम सोडियम वाष्प लैंप में जो है हम किसका उपयोग करते हैं? सोडियम का उपयोग करते हैं। अब अभी हम रासायनिक गुणों में पढ़े थे कि सोडियम अमलगम पदार्थ बनता है। तो सोडियम अमलगम एक अपचायक है। तो अपचायक के रूप में सोडियम अमलगम क्या है? एक अपचायक है। तो उसमें होता है सोडियम का और अधिक उपयोग है प्रकाश विद्युत सेल जो होते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो प्रकाश विद्युत सेल में, तो प्रकाश विद्युत सेल में भी किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम का। तो आज हमने सोडियम के बारे में पढ़ा। तो सोडियम का अब अंत में हमने प्राप्ति पढ़ा, फिर बनाने की विधियां, निष्कर्षण को पढ़ा, फिर सोडियम
के भौतिक गुणों को पढ़ा, फिर रासायनिक गुणों को, और अब अभी हम पढ़े सोडियम के उपयोग क्या है, सोडियम कहाँ काम आता है, इसके बारे में पढ़ा गया। अब 4 धातुओं के पाठ में हम और आगे बढ़ते हैं और सोडियम का एक यौगिक होता है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम के उपयोग के बाद अब पढ़ा जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कास्टिक सोडा की प्राप्ति कैसे होती है, इसको हमको जानना है। तो जो भी ऑक्साइड हैं उन पर पानी की क्रिया द्वारा, तो ऑक्साइड जो होते हैं, प्राप्ति की हम बात कर रहे हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड पर पानी की क्रिया से प्राप्त होते हैं, पानी की क्रिया से प्राप्त होते हैं। अब इसी को हम लिखेंगे, सोडियम ऑक्साइड मतलब हो गया Na2O, पानी इस तरह से H2O, तो क्या बनेगा? NaOH बनेगा। क्या बनेगा? NaOH। तो 2 बार है यहाँ पर, ये 2 बार बनेगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अध्ययन हम कर रहे हैं, इसको और किस नाम से जानते हैं बताइए? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की प्राप्ति इस तरह से है कि ऑक्साइड पर पानी की क्रिया से प्राप्त होते हैं। जैसे सोडियम ऑक्साइड हुआ तो पानी की क्रिया करेंगे तो कास्टिक सोडा प्राप्त होता है। अब इसके प्राप्ति के बाद आ जाते हैं इसके निर्माण, सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कैसे करेंगे। तो इसको जो है सोडा लाइम विधि, इसके निर्माण की पहली विधि कौन सी है? सोडा लाइम विधि। तो सोडा लाइम विधि के द्वारा हम क्या बनाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और इसको गासेज विधि भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? गासेज विधि के नाम से जानते हैं। तो अभी हम अध्ययन कर रहे हैं कि प्राप्ति कैसे होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि निर्माण कैसे करेंगे। तो निर्माण की पहली विधि कौन सी है? सोडा लाइम विधि, गासेज विधि। और इसमें हमको सोडियम कार्बोनेट लेना है, Na2CO3। तो सोडा लाइम विधि में हमको क्या लेना है? सोडियम कार्बोनेट। अब बुझा हुआ चूना की क्रिया कराना है। बुझा हुआ चूना का सूत्र आप सब परिचित होंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसकी क्रिया होगी तो हमको ये मिलेगा बनाने की विधि जिसको हम पढ़ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और 2 बार मिलेगा और कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर निकलेगा। तो कुल मिलाकर इस विधि को हम क्या कहेंगे? सोडा लाइम विधि, गासेज विधि। और इस पर इसको यदि हम वर्णन कहें तो सोडियम जो कार्बोनेट है उस पर चूने के पानी, ये जो है ये बुझा हुआ चूना, इसकी क्रिया होती है और उस तरह से हमको प्राप्त होगा कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा प्राप्त हुआ और कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये पहली विधि है निर्माण की। अब निर्माण में अब हम दूसरी विधि को पढ़ेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की कौन सी विधि पढ़ी जा रही है? दूसरी विधि। और दूसरी विधि का नाम है विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन विधि। तो पहली विधि अब से थोड़ा समय पहले हमने पढ़ा कि गासेज विधि, सोडा लाइम विधि, और अभी अब हम किसको पढ़ रहे हैं? विद्युत अपघटन विधि। अब विद्युत अपघटन विधि में आपको NaCl का विद्युत अपघटन करना है, तो Na+ बनेगा और Cl-। तो जैसा कि आप पूर्व में भी देख रहे थे, NaCl का विद्युत अपघटन होगा
अब इसके दो अणु ऐसे आप लोगे। अब ये जो दो अणु सोडियम है ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 2 सोडियम परमाणु इस तरह से प्राप्त होंगे और ये कैथोड पर होगा, कैथोड पर ऐसा आपको देखने मिलेगा। अब इसको यदि और आगे बढ़ाओ कि सोडियम को यदि हम जल दे देते हैं तो NaOH बन जाएगा, तो इस तरह से NaOH बन जाता है। इसी को हम बनाना चाह रहे थे तो 2 अणु NaOH के बन गए और इसमें हाइड्रोजन भी मुक्त होगी। तो ये इतना कैथोड पर होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए प्राप्त हुआ। और अब बच जाता है इसका Cl, तो ये कैथोड एनोड पर होगा कि 2Cl जो है इस तरह से, और इससे इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे तो Cl2 इस तरह से प्राप्त होता है। तो ये जो है हमको देखने मिलेगा ये कैथोड अभिक्रिया और ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, एनोड। तो अभी हमने निर्माण की दूसरी विधि को पढ़ा और दूसरी विधि का नाम क्या है, विद्युत अपघटन विधि। और विद्युत अपघटन विधि में सोडियम क्लोराइड, इसको ब्राइन विलियन भी कहते हैं, तो ये ब्राइन विलियन का विद्युत अपघटन हुआ, सोडियम धनायन और Cl ऋण आयन प्राप्त हुए। सोडियम धनायन इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण कर सोडियम, और ये सोडियम जो है जल अपघटन द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का निर्माण किया। और एनोड पर जो है Cl जो था वो Cl ऋण आयन वो जो है क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण की कौन सी विधि कहलाती है, विद्युत अपघटन विधि। तो ये दूसरी विधि है सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा उसके निर्माण की। अब हम और आगे पढ़ते हैं कि कौन कौन से सेल हैं और इनके द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। तो उसमें मरकरी कैथोड सेल, मरकरी कैथोड सेल। तो मरकरी कैथोड सेल 2 तरह के हैं, एक तो कास्टनर केल्नर सेल होता है, तो इसमें पहला है जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है कास्टनर केल्नर सेल। अब इसी में दूसरा रहता है साल्वे-ट्रॉफ सेल, कास्टनर केल्नर सेल, और दूसरा कौन रहता है, साल्वे-ट्रॉफ सेल। अब इसमें से एक और होते हैं डायफ्राम सेल भी होते हैं। दूसरे प्रकार के कौन होते हैं, तो पहले मरकरी सेल हो गए और दूसरे होते हैं डायफ्राम सेल। और डायफ्राम सेल में नेल्सन सेल इसको हम पढ़ेंगे। तो इसमें हम किसको पढ़ते हैं, नेल्सन सेल। तो इसके द्वारा हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त करेंगे। तो मरकरी कैथोड सेल में 2 होते हैं, कास्टनर केल्नर सेल और साल्वे-ट्रॉफ सेल। और डायफ्राम सेल जो होते हैं, डायफ्राम सेल, और ये डायफ्राम सेल में जो प्रचलित है जिसका अध्ययन हम करेंगे वो कौन सा होता है, नेल्सन सेल। धन्यवाद।